हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। हम डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी की पुस्तक हिंदी साहित्य का सरल इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। पिछली कक्षा के दौरान हमने बोधा और आलम कवियों को पढ़ा। हम रीतिकालीन कवियों का बारी बारी से अध्ययन कर रहे हैं। आज की कक्षा में हम ठाकुर को पढ़ेंगे। ठाकुर की जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक दो प्रमुख रचनाएं हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। ये जो रीतिकालीन कवि ठाकुर हैं उनकी बात हम कर रहे हैं। वैसे ठाकुर नाम से 3 कवि हुए हैं और 2 जो ठाकुर हैं वो असनी के ब्रह्मभट्ट थे और एक बुंदेलखंड के कायस्थ थे। तीनों की रचनाएं घुल मिल गई हैं लगभग कुछ इस तरह से कि समझ में नहीं आता, लेकिन इनमें भेद करना बड़ा ही आसान है क्योंकि आप याद रखेंगे कि जो रीतिकालीन ठाकुर हैं उनकी ठाकुर टशक और ठाकुर शतक। असनी वाले जो प्राचीन ठाकुर हैं उनका कोई वृतांत नहीं मिलता, कोई लेखन कार्य नहीं मिलता, कुछ फुटकल रचनाएं मिलती हैं। और जो रीतिकालीन कवि हैं ठाकुर, उनकी ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक ये 2 प्रमुख रचनाएं हैं। इन दोनों रचनाओं का जो संकलन कार्य है वो करने वाले थे लाला भगवान दीन। लाला भगवान दीन ने इनका संकलन कार्य किया है, तो आप याद रखेंगे। ठाकुर का जो काव्य है वह लोकधर्मी प्रतीत होता है और प्रकृति के मुक्त रूप के साथ साथ इनके काव्य में तीज त्योहारों का आनंदमय और उल्लासमय रूप भी हमें देखने को मिलता है। तो ये सभी बातें आप ध्यान में रखेंगे। आइए देखते हैं ठाकुर के विषय में पुस्तक हमें क्या कहती है। ठाकुर के पूर्वज काकोरी अवध के निवासी थे। इनका जन्म ओरछा में हुआ। इनके बारे में प्रसिद्ध है कि सामंत हिम्मत बहादुर के, जिनका उल्लेख पद्माकर के प्रसंग में भी हो चुका है, वही हिम्मत बहादुर की बात यहाँ कर रहे हैं। प्रसंग में हो चुका है। अपमान करने पर इन्होंने उनकी सभा में से ही म्यान तलवार निकाली थी और यह कविता पढ़ा था। क्यों निकाली थी? क्योंकि इतिहास में एक कहावत प्रचलित है कि जो हिम्मत बहादुर हैं अपनी सेना के साथ साथ अंग्रेज़ों का कार्य साधन करते थे और कभी लखनऊ के नवाब के पक्ष में लड़ते थे। एक बार हिम्मत बहादुर ने राजा पारीक्षत के साथ कुछ धोखा करने के लिए उन्हें बांदा बुलाया था। राजा पारीक्षत वहाँ जा रहे थे कि मार्ग में ठाकुर कवि मिल गए और संकेत भरे जो सवैये हैं वो इन्होंने पढ़ डाले। कहते हैं कि जब वो संकेत भरे सवैये ठाकुर ने पढ़े तो उसे सुनकर हिम्मत बहादुर ने ठाकुर को अपने दरबार में बुला लिया और बुलाने का कारण समझकर भी ठाकुर बेधड़क चले आए। जब हिम्मत बहादुर इन पर झल्लाने लगे तब इन्होंने फिर से कविता पढ़ा और हिम्मत बहादुर ने जब कुछ और कटु वचन कहे, फिर से क्या हुआ, हिम्मत बहादुर ने फिर कुछ कटु वचन कहे तो ठाकुर ने म्यान में से तलवार निकाल ली थी। और यह कविता पढ़ा था जब इन दोनों के वार्तालाप हो रहे थे और हिम्मत बहादुर को गुस्सा आ रहा था और वे कटु वचन कह रहे थे, तो इन्होंने यह जो कविता है ठाकुर ने वह पढ़ा था और म्यान में से तलवार निकाल ली थी। सेवक के सिपाही हम राजपूतन के तान युद्ध जुरुबे में नेकु जिन मूरी के नीति देने वारे है मही के मही पालन को ही के विशुद्ध है सने ही साचे उर के ठाकुर कहत हम बेरी बेवकूफन के चाले में दमत है अनदी या ससुर के जो चिन्ह के चोजी महा मोजिन के महाराजे हम कवि राजे हैं वे चाकर चातुर के। हिम्मत बहादुर ने जब सुना तो वो सुनते ही चुप हो गए, बिल्कुल चुप हो गए, क्योंकि इन्होंने कहा कि हम सेवक जो सिपाही हैं वो राजपूतों के हैं और उन्होंने युद्ध के बारे में बताया कि किस प्रकार से हम युद्ध में दीवानों की तरह लड़ते हैं। तो ये सुनते ही हिम्मत बहादुर चुप हो गए और फिर मुस्कुराते हुए बोले, कवि जी बस मैं तो ये देखना चाहता था कि आप कोरे कवि ही हैं या पुरखों की हिम्मत भी आप में है। इस पर ठाकुर जी ने फिर चतुराई से उत्तर दिया था, महाराज हिम्मत तो हमारे ऊपर सदा अनूप रूप से बलिहारी रही है, आज हिम्मत कैसे गिर जाएगी। तो इस प्रकार जो हिम्मत बहादुर है वो भी इनके जो कविता सवैये हैं वो सुन करके और चकित रह गए थे। ठाकुर की कविता के 2 तेवर हैं। एक उनका क्षुद्रताओं और अमानवीयता से टकराने वाला रूप है जहाँ वह आक्रामक होते हैं, और उनकी कविता से यह प्रकट होता है कि वे भावबोध का चालुपना नहीं सह पाते थे।
वे कविता को हृदय की सच्ची उमंग की अनुभूति मानते हैं। अब आप ये प्रश्न यहाँ देखिएगा, प्रश्न बनाकर पूछा जा सकता है, वे कविता को हृदय की सच्ची उमंग की अनुभूति मानते हैं। यह जो कथन है यह रीतिकालीन किस कवि के संदर्भ में कहा गया है, तो हम कहेंगे ठाकुर के विषय। इसीलिए इन्होंने लिखा कि मीन मृग खंजन जैसे उपमानों का प्रयोग सीख लेने से कविता नहीं आती। अब यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि कथन किस कवि के विषय में है। उन्होंने किसने कहा है कि मीन मृग खंजन जैसे उपमानों का प्रयोग सीख लेने से कविता नहीं आती। उनका कहना था कि कविता की बात बहुत बड़ी होती है, लोग सभी के बीच कविता ऐसी गिराते हैं मानो ढेला। लोग सभी के बीच कविता ऐसी गिराते हैं जैसे मानो ढेला। लोगों ने कविता करना खेल समझ रखा है। और यह जो पंक्ति है कि लोगों ने कविता को खेल समझ रखा है, ना जाने कितनी ही बार हिंदी की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है कि यह पंक्तियाँ किसकी हैं। ढेले सो बनाए आए मेलत सभा के बीच लोगों ने कविता किनो खेल करी जानो है। यानी लोग जो हैं वो कविता को खेल समझ रहे हैं, जो ठीक बात नहीं है। ये जो उपमान करते हैं लोग, खंजन नयन खंजन, और इनसे कविताएं नहीं बनती हैं। ठाकुर का दूसरा तेवर अत्यंत मानवीय, करुण, कोमल, सूक्ष्म, संवेदनशील है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि व्यक्तित्व के ये दोनों परस्पर विरोधी तेवर वस्तुतः एक दूसरे के पूरक हैं। ठाकुर मध्यकाल के उन दुर्लभ कवियों में से हैं जिनकी प्रेम की अनुभूति आधुनिक है। प्रेम प्रिय का तन भी चाहता हो, लेकिन तन से अधिक उनका मन चाहता है। प्रिय का मन प्रेमी का मुख्य प्राप्य है। मन स्थूल नहीं है, अतः वह दूर रहते भी प्राप्त हो जाता है। वह पूरी तरह न भी मिले, उसमें एक क्षोभ या हलचल भी पैदा हो जाए तो सच्चे प्रेमी को काफ़ी राहत मिल जाती है। इसी मनस्थिति को चित्रित करने वाला एक सविया रीतिकाल की अन्य प्रेम कविताओं में कितना अलग है, ये शुक्ल जी ने लोभ और प्रीति नामक निबंध में व्याख्या शुक्ल जी ने इसकी करी है। शुक्ल जी का जो निबंध है लोभ और प्रीति, उस निबंध में इस प्रेम की जो बात है, जो मनस्थिति को चित्रित करने वाला जो सवैया है, वह शुक्ल जी ने लोभ और प्रीति में उसकी बड़े अच्छे ढंग से व्याख्या की है। कैसे? वाह निर्मोहिन रूप राशि जो उर हेतु न ठानती हुए है, 12 ही 12 विलो की घरी घरी सूरती तो पहचाने हुए है। ठाकुर या मन की प्रतीति है जो पे स्नेह न मानवी हुए है। आवत है नित मेरे लिए इतनो तो विशेष की जानती वे है। तो ये ध्यान रखेंगे कि ये आपसे यूँ पूछ लिया जाएगा कि यह जो पद है यह शुक्ल जी के किस निबंध में से लिया गया है? लोभ और प्रीति नामक निबंध में से। प्रकृति के प्रेम के रंग में डूबकर स्वयं राधा कृष्ण के प्रेम का प्रतीक बन जाने का यह चित्रण कलाकारी नहीं, चराचर में व्याप्त प्रेम की सत्ता की भावना से संभव हुआ है। सखी कारी घटा बरसे बरसाने पे गोरी घटानंद गाँव पे परी। ये जो राधा कृष्ण का जो प्रेम है वह इस प्रकार से चित्रण किया गया है कि चराचर में व्याप्त प्रेम की सत्ता को यहाँ उद्घाटित किया है। गुरु गोविंद सिंह के विषय में हम जानेंगे। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ। इनका सर्ववास अल्पायु में ही हो गया। यह भी रीतिकालीन कवियों की उसमें आएंगे। गुरु गोविंद सिंह का व्यक्तित्व बहुआयामी था। वे मध्यकालीन सांस्कृतिक और सामाजिक चेतना के प्रतीक थे। वे योद्धा, संत, राजनीतिज्ञ, कवि, प्रशासक सब कुछ थे। गुरु गोविंद सिंह सब कुछ थे। गुरु गोविंद सिंह के रचित अनेक ग्रंथ बताए गए हैं। इनकी रचनाओं के संग्रह का नाम दसम ग्रंथ है। ध्यान रखेंगे, गुरु गोविंद सिंह की जो रचनाओं का संग्रह है, उन रचनाओं के संग्रह का नाम क्या है? दसम ग्रंथ आपसे पूछा जा सकता है। इसमें कितनी रचनाएं संकलित हैं? इनमें 16 रचनाएं संकलित हैं। इन्होंने पंजाबी, फारसी और हिंदी, जिसमें हिंदी में कौन सी भाषा? ब्रज भाषा में काव्य रचना की है। इनका संप्रदाय देखते हुए इन्हें निर्गुण कवि होना चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है कि अगर इनके संप्रदाय की बात करते हैं, गुरु गोविंद सिंह का संप्रदाय कौन सा था, सगुण या निर्गुण? तो हम बात करेंगे गुरु गोविंद सिंह का संप्रदाय निर्गुण कवियों की श्रेणी में माना जाना चाहिए, किंतु इन्होंने देवी देवताओं और सगुण रूप में से संबंधित रचनाएं भी लिखी हैं। वैसे इन्होंने जो रचनाएं हैं वो है सगुण
रूप से संबंधित रचनाएं भी लिखी हैं, लेकिन वैसे इन्हें निर्गुण कवि होना चाहिए संप्रदाय विशेष को देखते हुए। चंडी चरित्र इनकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है। आपसे पूछा जा सकता है चंडी चरित्र किसकी रचना है? सीधा सीधा प्रश्न है, चंडी चरित्र गुरु गोविंद सिंह की साहित्यिक रचना है। इसकी शैली ओजस्विनी है। गुरु की रचनाओं में वीर रस प्रधान है। गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं में वीर रस की प्रधानता देखने को मिलती है, यद्यपि इनकी मुख्य भूमि भक्ति है। लेकिन इनकी रचनाओं में वीर रस प्रधान है। यह किस रीतिकालीन कवि के विषय में कहा जाता है? गुरु गोविंद सिंह। 24 अवतार नामक रचना, चंडी चरित्र के अलावा 24 अवतार नामक रचना में श्रृंगार का भी पर्याप्त रंग दिखलाई पड़ता है। गुरुजी महाराज काव्य रीति के मर्मज्ञ थे। रीतिकाल में इनका व्यक्तित्व और कृतित्व अनुपम है। हिंदी में भक्तजनों का भक्ति काव्य तो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, किंतु वीरजनों द्वारा रचित वीर काव्य नहीं मिलता। हिंदी में भक्तजनों का भक्ति काव्य तो हमें काफ़ी प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता है, लेकिन जो वीर काव्य है वह देखने को नहीं मिलता। इस दृष्टि से गुरु गोविंद सिंह के काव्य का विशिष्ट महत्व है। किस दृष्टि से? वीर काव्य यहाँ हमें देखने को मिलता है। अब आपसे ये पद देकर पूछा जा सकता है यह किसका है? बीर बली सरदार देत सुक्रोध के म्यान ते खड्ग निकारो, यानी क्रोध से म्यान में से खड्ग निकालने की बात हो रही है। तो यहाँ हम कहेंगे कौन सा रस है? वीर रस की बात यहाँ हो रही है। वीर काव्य की प्रधानता हमें इनके यहाँ देखने को मिलती है। एक दयोतन चंडी प्रचंड के दूसरे के हरिकेसरी चारो। चंडी प्रचंड मतलब जो युद्ध का जो वर्णन है वो यहाँ किया जा रहा है। चंडी संभारे तभे बलुधारी ले गई, नारी धरा पर मारो, जो दुबिया सरिता तट जाय के ले, पट को पट सात बचारो। तो हम यहाँ वीरस की बात कर रहे हैं। रीतिकाल की सामान्य विशेषताओं की हम बात करें तो रीतिकाल की सामान्य प्रवृत्तियां हमें देखने को मिलती हैं। इस काल में भक्ति, नीति, वैराग्य और वीरता आदि के अनेक अच्छे कवि हुए हैं। रीतिकाल में भक्ति के भी हुए हैं, नीति के भी हुए हैं, वैराग्य के भी हुए हैं और वीरता के भी अच्छे कवि हमें देखने को मिलते हैं। रीतिकाल का उदय जिन परिस्थितियों में हुआ है उनकी चर्चा पीछे की जा चुकी है। यह भी स्पष्ट किया जा चुका है कि रीतिकालीन कविता का अधिकांश दरबारों में लिखा गया है। रीतिकालीन कविता का अधिकांश दरबारों में, अर्थात जो रीतिकालीन काव्य है वह दरबारी साहित्य या दरबारी जो कवि हैं वो दरबारी कवि थे और अपने आश्रयदाता की प्रशंसा में जो काव्य है वो लिखा करते थे। दरबारीपन इनकी प्रमुख प्रवृत्ति रही है, ये ध्यान रखेंगे आप। जो रीतिकालीन जो काव्य है उसकी प्रमुख विशेषता कौन सी रही है? तो दरबारीपन। रीतिकालीन कवियों के आश्रयदाताओं के जीवन में आदिकालीन कवियों के आश्रयदाताओं की जितनी लड़ाई भिड़ाई की आवश्यकता नहीं थी, अर्थात आदिकाल में भी हमें क्या देखने को मिलता था? आश्रयदाताओं की जो प्रशंसा है वो कवि उनके दरबार में रह करके किया करते थे, लेकिन वो वहाँ जितनी लड़ाई भिड़ाई का वर्णन करते थे वो रीतिकाल में हमें देखने को नहीं मिलता है। वे मुगल सम्राटों की अधीनता में भोग विलास के लिए स्वतंत्र थे, अतः उनकी रुचि का ध्यान रखकर काव्य रचने वाले कवियों में श्रृंगार परकता अनिवार्य थी। उधर भक्ति में धार्मिकता और लोकोन्मुखता का आवेश कम होने पर श्रृंगार बच रहा। कवियों ने राधा कृष्ण का नाम लेकर आश्रयदाताओं की श्रृंगार लीलाओं का वर्णन प्रारंभ कर दिया था। अब हम देखते हैं रीतिकाल की दरबारीपन के अलावा दूसरी जो विशेषता है, प्रमुख विशेषता, वह है रीतिबद्धता। रीतिबद्धता का सबसे अच्छा उदाहरण है आगे के सुकवि रीझी हैं तो कविताई, नाही तो राधा कन्हाई को सुमिरन को बहानो है। यह रीतिकालीन कवियों का आदर्श वाक्य रहा है रीतिबद्धता को लेकर के। और यह जो पंक्ति है भिखारीदास की, यह पंक्ति है कई बार परीक्षा में पूछी जाती है, इसको अच्छे से आप याद कर लेंगे। आगे के सुकवि रीझी है तो कविताई, नाही तो राधा कन्हाई को सुमिरन को बहानो है। किसकी है? यह है भिखारीदास की। यह रीतिकालीन कवियों का आदर्श वाक्य था। श्रृंगार की प्रधानता के कारण कुछ लोग इसे श्रृंगार काल कहना उचित समझते हैं, किंतु इस काल की प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति रीति ही थी, इसीलिए इसका जो
नाम है वह रीतिकाल पड़ा। और वैसे कुछ लोग इसकी जो प्रधान प्रवृत्ति है वो श्रृंगार को मानते हुए इसे श्रृंगार काल नाम देना उचित समझते हैं, क्योंकि भूषण जैसे वीर रस के कवि ने भी रीति ग्रंथ की रचना की है। अर्थात भूषण वैसे तो वीर रस के रचनाकार थे, लेकिन इन्होंने भी रीति ग्रंथ की रचना की है। इस वजह से जो प्रधान प्रवृत्ति हम क्या मानेंगे, रीति। अतः रीति में वीर रस के कवि भूषण आ जाते हैं। श्रृंगार कहने से ऐसे कवि छूटकर अलग पड़ जाते हैं, इसीलिए रीतिकाल जो नाम है वह ही उपयुक्त माना गया। इस काल में कहने को यद्यपि कुछ प्रबंध काव्य जैसे केशवदास का वीर सिंह देवचरित भी लिखे गए, किंतु प्रधानता मुक्तक की ही रही। अगर हम देखें रीतिकालीन जो काव्य है वह मुक्तक काव्य की श्रेणी में ही आएगा। प्रधानता मुक्तक काव्य की रही है, और वैसे प्रबंध काव्य भी लिखे गए हैं। जैसे वीर सिंह देवचरित जो रचना है केशवदास की, वह प्रबंध काव्य की श्रेणी में आता है। इस काल के प्रबंध काव्य वस्तुतः आदिकाल की परंपरा का निर्वाह मात्र हैं। कविता सवैया दोहा कुंडलियाँ इस काल के बहुप्रयुक्त छंद हैं। इस काल की भाषा ब्रजभाषा थी। ब्रजभाषा का रूप यद्यपि सभी कवियों को यहाँ व्यवस्थित नहीं मिलता, किंतु मतीराम पद्माकर में वह पर्याप्त व्यवस्थित मिलता है। विषय वस्तु की दृष्टि से इस काल की कविता बहुत सीमित है। प्रधानतः श्रृंगार और उसमें नायिका भेद ही मिलता है, किंतु रीतिपरक सूक्तियाँ भी दिखलाई पड़ती है। रहीम, वृंद, गिरिधर आदि की नीतिपरक रचनाएं बहुत लोकप्रिय रही हैं। इसी प्रकार भक्ति की रचनाएं भी दिखलाई पड़ती हैं, यद्यपि ये भक्तिकालीन आवेश से रहित हैं। रीतिकाल में काव्यांग निरूपण काव्य रचना का निमित्त मात्र है। इसमें काव्य शास्त्र का विकास नहीं हुआ। अतः रीतिकाल के तथाकथित आचार्यों द्वारा हिंदी के काव्य शास्त्र की नींव नहीं पड़ी। उस समय गद्य का विकास नहीं हुआ था। विकसित गद्य का अभाव वास्तविक काव्यांग निरूपण न हो पाने के कारण है। इस काल में सरस मनोरम मुक्तक प्रभुत्व संख्या में मिले हैं। इस काल की कविता की प्रधान प्रवृत्ति किसी भी दार्शनिक विचारधारा से मुक्त है, अर्थात किसी दार्शनिक विचारधारा को लेकर के रीतिकालीन जो काव्य है वह नहीं चलता है। इसलिए कुछ लोग उसे शुद्ध साहित्यिक अथवा शुद्ध काव्य भी कहना उचित समझते हैं। अब आपसे प्रश्न बनाकर पूछा जा सकता है कि किस काल के साहित्य को या काव्य को शुद्ध काव्य या शुद्ध साहित्यिक काव्य की श्रेणी में समझना उचित समझा है, तो कहेंगे रीतिकाल को। क्यों? क्योंकि यहाँ जो प्रधान प्रवृत्ति है वह किसी दार्शनिक विचारधारा को लेकर के नहीं चलती है। रीतिकालीन मुक्तकों की लोकप्रियता का भी यह प्रमाण है कि जिस प्रकार संस्कृत के सुभाषितों का संकलन होता था, उसी प्रकार रीतिकालीन मुक्तकों के संकलन ग्रंथों की भी परंपरा चली। कालिदास रीतिकालीन कवि हैं। कालिदास हजारा में और भारतेंदु ने सुंदरी तिलक में। ध्यान रखेंगे मिलान कीजिए वाले प्रश्नों में संगत असंगत वाले प्रश्नों में आपसे पूछा जा सकता है कालिदास की कालिदास हजारा और भारतेंदु की सुंदरी तिलक में रीतिकालीन मुक्तकों का संकलन किया है। रीतिकाल की प्रमुख काव्य प्रवृत्ति और काव्य रीति को ध्यान में रखकर नायिका भेद आदि का वर्णन तो आगे बहुत दिनों तक चलता रहा, अभी भी वह पूरा समाप्त नहीं हुआ है। बात यह है कि इस प्रकार के मुक्तकों की रचना और श्रवण का चाव हिंदी भाषी जनजीवन में अपनी गहरी जड़ें जमा चुका था। इसलिए आधुनिक युग के प्रवर्तक के उपरांत भी ब्रजभाषा काव्य परंपरा पूरे जोश के साथ बहुत दिनों तक प्रवाहित होती रही। अर्थात जो ब्रजभाषा है वह आगे तक प्रवाहित हुई है। इसके कई उदाहरण हमें आगे देखने को मिलेंगे। अर्थात रीतिकाल के बाद में भी जो ब्रजभाषा है उसने अपना आधिपत्य बनाए रखा है साहित्य के क्षेत्र में। यदि ब्रजभाषा काव्य धारा सजीव न होती तो खड़ी बोली से उसकी इतनी जोरदार टक्कर न होती। किंतु इस विषय में एक बात पर ध्यान रखना आवश्यक है, सारा ब्रजभाषा काव्य रीति धारा से बद्ध नहीं है। तो आपसे सत्य असत्य वाले कथनों में पूछा जा सकता है कि जो ब्रजभाषा है वह आगे तक बनी रही, भारतेंदु युग तक भी बनी रही, या यूँ कहें कि सारा जो ब्रजभाषा है वह जो ब्रजभाषा काव्य है वह काव्य रीति धारा से बद्ध नहीं है। तो यह कथन बिल्कुल सही होगा कि सारा ब्रजभाषा काव्य रीति धारा से बद्ध नहीं था। उदाहरण के लिए भारतेंदु ब्रजभाषा का उपयोग रीतिवादी परंपरा से भी करते हैं और आधुनिक बोध की रचनाओं से भी करते हैं। अर्थात जो ब्रजभाषा है वह जरूरी नहीं है कि रीतिवादी परंपरा को लेकर ही चला है। ब्रजभाषा का प्रयोग जरूर हुआ है, लेकिन कुछ जगह आधुनिकता के बोध को लेकर के हुआ है, कुछ रीतिवादी परंपरा को लेकर के हुआ है और कुछ
अन्य पहलुओं को लेकर के ब्रजभाषा का प्रयोग, लेकिन ब्रजभाषा का जो प्रयोग है वह आगे चलकर होता रहा है। ब्रजभाषा में रीतिवादी काव्य की उल्लेखनीय परंपरा बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर BA तक मिलती है। अर्थात रीति काव्य परंपरा की जो उल्लेखनीय परंपरा वह हमें ब्रजभाषा की कहाँ तक मिलती है? जगन्नाथ दास रत्नाकर तक मिलती है। प्रश्न बनाकर पूछा जा सकता है, अच्छा प्रश्न है। रीतिकाल के आधुनिक अवशेषों की बात अगर हम करें तो द्विजदेव 19वीं शताब्दी के कवि हैं। द्विजदेव भी पद्माकर और मत्तीराम की परंपरा के ही हैं। अयोध्या नरेश महाराजा मानसिंह द्विजदेव अत्यंत सर्वहृदय एवं समर्थ कवि थे। शुक्ल जी के अनुसार जिस प्रकार लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों में पद्माकर अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं, आप ध्यान रखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों में प्रसिद्ध अंतिम कवि किसे माना है? तो पद्माकर को। बहुत अच्छा प्रश्न बनाकर आपसे पूछा जा सकता है कि शुक्ल जी के अनुसार लक्षण ग्रंथ लिखने वाले अंतिम प्रसिद्ध कवि पद्माकर हुए हैं। उसी प्रकार समूची श्रृंगार परंपरा में इनकी सी सरस और भाव में फुटकर श्रृंगारी कविता भी दुर्लभ हो गई है। द्विजदेव ने श्रृंगार के सहज सामान्य चित्र खींचे हैं। ऋतु वर्णन में इनका हृदय खूब रमा है। द्विजदेव का प्रकृति छवियों में इनका मन रम गया है। भाषा इनकी स्वच्छ सरल और प्रवाहमयी है। बसंत के इस वर्णन में इनकी सहृदयता देखी जा सकती है। अब आपसे यहाँ प्रश्न बनाकर पूछ लिया जाएगा कि बसंत का यह वर्णन किस कवि के द्वारा किया हुआ है, या ये जो पंक्तियाँ हैं इसमें किसका वर्णन है? बसंत का वर्णन है। यह भी पूछा जा सकता है यह पंक्तियाँ किसकी हैं? तो यह द्विजदेव की पंक्तियाँ हैं। तो जो सरल और प्रवाहमयी वर्णन है, मिली माधवी आदि के फूल के ब्याज विनोद लवा बरसाए करे, रचि नाच लतागन तान वितान सभी। जो लतागन है वो किस प्रकार से नाच रही हैं और किस प्रकार से जो फूल हैं माधवी फूल बरसाने की बात यहाँ की गई है कवि ने। तान वितान सभी विद चित चुरायो करे, द्विज देव जो देख की अनोखी प्रभा, अली चारण की रति गायो करे, चिरजीव बसंत सदा। द्विजदेव अर्थात जो बसंत है उसके चिरजीव होने की बात यहाँ हो रही है। द्विजदेव प्रसूनन की झरी लायो लरे। तो बसंत का वर्णन यहाँ द्विजदेव के द्वारा किया गया है। अगर आपसे सत्य असत्य वाले कथनों में पूछा जाता है कि द्विजदेव बसंत का वर्णन करने में सक्षम थे, तो यह कथन भी सत्य हो जाएगा। गिरधरदास भारतेंदु के पिता, सेवक रीवा नरेश, महाराज रघुराज सिंह, लच्छीराम भट्ट आदि इस काव्य के अन्य उल्लेखनीय कवि हैं। इसी परंपरा में बाबा रघुनाथ राम स्नेही और ललित किशोरी जैसे भक्त कवि हुए हैं। बाबा दीनदयाल गिरी ने उत्कृष्ट अनुक्तियाँ कही हैं। इस परंपरा में भारतेंदु, जिनका जन्म 1850 में और मृत्यु 1885 ईस्वी में हुई है, उनके मंडल के कवियों की स्थिति विशिष्ट है। वे परंपरा से अंशतः जुड़े हैं और आधुनिकता का वेग भी झेल रहे हैं। परंपरा में भक्ति काव्य और रीति काव्य दोनों हैं। भक्त काव्य और रीति काव्य हैं। भारतेंदु के यहाँ यह सारी अभिव्यक्ति ब्रजभाषा में होती है। भारतेंदु की है बात यहाँ हो रही है कि भारतेंदु का जो काव्य है उसमें जो अभिव्यक्ति है वह हमें ब्रजभाषा में देखने को मिलती है, चाहे वह भक्ति काव्य की बात हो, चाहे वह आधुनिकता की बात हो, चाहे वह रीति काव्य की बात हो। खड़ी बोली का उपयोग वे उर्दू काव्य रचना के लिए रसा उपनाम से करते थे। खड़ी बोली का जो उपयोग है वो किस नाम से करते थे? रसा उपनाम से उर्दू काव्य रचना करने में करते थे। और अन्य जो पहलू हैं उनको लेकर वो ब्रजभाषा में ही लिखा करते थे। भारतेंदु की ब्रजभाषा के तीनों रूपों का एक उदाहरण यहाँ देखने को मिलेगा। यानी भारतेंदु का जो काव्य है उनकी भाषाई विशेषताओं की यहाँ बात करी जा रही है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि जो ये पद हैं ये चाहे भक्ति काव्य की ये पद परंपरा से संबंधित हो, चाहे रीति काव्य परंपरा से संबंधित हो, इसमें ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। ब्रज के लता मता मोहि कीज, गोपी पद पंकज पावन की रज जाम में सिर भीज, आवत जात कुंज की गलियन रूप सुदानित पीज, श्री राध राध मुख ये हवर मुख मांग्यो हर। इसमें यानी जो ये जो पद है यह ब्रजभाषा में तो है ही, और इसमें जो गायन शैली है जो गे पद है ये इसको गाया जा सकता है, और यह भक्ति काव्य से संबंधित है और इसमें ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। ठीक उसी प्रकार जो रीति काव्य है उसकी बात हम यहाँ करेंगे। रीति काव्य को भी इन्होंने ब्रजभाषा में ही लिखा है। जिन्हें सूद चितौन की साधो रही, सदा बातन में
अनखाए रहे हंस के हरिचंदन बोल, कभी चे दूर ही को ललचान रहे, नहीं नेक दया उर आवत है करी के, कहाँ ऐसो सुबाए रहे सुख कौन सो प्यार दियो, पहले जी के बदले सो सताए रहे। इसमें भी ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। ठीक इसी प्रकार से जो आधुनिक बोधयुक्त काव्य है, रचि बहुविध के वाक्य पुराणन माही कुसाए, सेव साग के वैष्णव अनेक मत प्रकट, यानी जो अनेक जो मत हैं संप्रदाय हैं उनकी बात हम आधुनिक बोधयुक्त काव्य में करते हैं, तो वो भी इन्होंने ब्रजभाषा में ही लिखा है। यह स्थिति न्यूनाधिक मात्रा में प्रताप नारायण मिश्र उपाध्याय, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, राय देवी प्रसाद पूर्ण आदि भी हैं। श्रीधर पाठक का ब्रज काव्य भक्ति काव्य और रीति काव्य परंपरा से काफी मुक्त और स्वच्छंद है। हिमालय की शोभा का जो वर्णन उन्होंने किया है वह ब्रजभाषा काव्य के लिए बिल्कुल नई चीज है। वस्तुतः श्रीधर पाठक के ब्रजभाषा काव्य पर नई चेतना का जो प्रभाव पड़ रहा है वह साहित्य के इतिहास की दृष्टि से भारतेंदु युग के आगे की संवेदना है। भारतेंदु के यहाँ प्रकृति का ऐसा स्वरूप खुलकर नहीं आता। पंडित रामचंद्र शुक्ल के ब्रजभाषा काव्य के अधिकांश को इसी स्वच्छंद काव्य की कोटि में रखा जाना चाहिए। वियोगी हरि ने ब्रजभाषा में वीर सतसई की रचना करी है। ध्यान रखेंगे, प्रश्न बनाकर पूछा जा सकता है वियोगी हरि ने वीर सतसई की रचना किस भाषा में की है? ब्रजभाषा में की है। ब्रजभाषा काव्य परंपरा में 20वीं शताब्दी में उल्लेखनीय रचनाएं जो हैं वह सत्यनारायण कबीर रत्न और बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर की हैं। सत्यनारायण जी का प्रधान क्षेत्र ब्रजभाषा में काव्यानुवाद रहा है। भवभूति के 2 नाटकों उत्तरामचरित और मालती माधव, भवभूति के कौन से, ये जो नाटक है अनुदित रूप बहुत लोकप्रिय विख्यात है। उन्होंने मैकाले के अंग्रेजी खंड काव्य होरेशस का भी अनुवाद किया है। उनके 2 काव्य संग्रह हैं प्रेमकली और भ्रमरदूत। भ्रमरदूत में यशोदा के भ्रमर के माध्यम से कृष्ण के पास संदेश भेजा जाता है। कहने को यह काव्य संदेश काव्य परंपरा में है, किंतु यह ध्यान देना चाहिए कि संदेश काव्य प्रायः श्रृंगारी भावनाओं को ही लेकर चलता है। यह संदेश काव्य वात्सल्य का है। अर्थात यहाँ क्या बात हुई है कि वैसे तो जो संदेश काव्य है वह श्रृंगारी भावनाओं को लेकर ही चलता है, लेकिन यहाँ जिस संदेश काव्य की हम बात कर रहे हैं वह वात्सल्य रस को लेकर के लिखा गया है। यह एक प्रकार से संबंधों की व्यापकता का साहित्य पर प्रभाव है। सत्यनारायण जी ने समसामयिक विषयों और राष्ट्रीय नेताओं से संबंधित विषयों पर भी रचनाएं की हैं। बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर को ब्रजभाषा का आधुनिक काल में अंतिम बड़ा कवि कहा जा सकता है। यह भी प्रश्न बनाकर पूछा जा सकता है कि ब्रजभाषा का आधुनिक काल में अंतिम बड़ा जो कवि है वह किसे माना जाना चाहिए, तो बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर। उनके काव्य के माध्यम से ब्रजभाषा जैसे पूरे प्रयत्न के साथ खड़ी बोली काव्य की तुलना में अपने प्राचीन वैभव की याद दिला रही हो। रत्नाकर जी के हरिश्चंद्र, गंगावतरण और उद्धव शतक काव्य प्रसिद्ध है। अब यहाँ आपसे प्रश्न बनाकर पूछा जा सकता है कि सत्यनारायण कविरत्न का जो काव्य है वह नहीं है, तो हरिश्चंद्र है, गंगावतरण है और उद्धव शतक है। इस प्रकार उन्होंने प्राचीन आख्यानों को लेकर ही ब्रजभाषा काव्य की स्मृति की है। इसी काल में या उनके थोड़ा पहले से भी खड़ी बोली के कवि भी प्राचीन आख्यानों को आधार बनाकर काव्य रचना कर रहे हैं। उदाहरण के लिए प्रिय प्रवास में हरिओद ने कृष्ण आख्यान की नए युग बोध के अनुकूल व्याख्या की है। उन्होंने कृष्ण को 20वीं सदी के स्वाधीन आंदोलन का नायक बना दिया। रत्नाकर की प्रबंधात्मकता में ऐसी कोई बात नहीं है। रत्नाकर अंग्रेजी के विद्वान थे। उन्होंने पोप के एशे ऑन क्रिटिसिज्म का रोलाचंद में अनुवाद किया है। वैसे रत्नाकर जो है वो अंग्रेजी के विद्वान रहे हैं, लेकिन उन्होंने पोप का जो एसे ऑन क्रिटिसिज्म है उसका रोलाचंद में अनुवाद किया है। प्रश्न बहुत अच्छा बनाया जा सकता है, किंतु उनकी रुचि रीतिकाल थी, इसमें कोई संदेह नहीं कि रत्नाकर के ब्रजभाषा काव्य में रीति परंपरा एक बार फिर 20वीं सदी के पाठक को चमत्कृत कर जाता है। सादृश्य विधान, पर्यवेक्षण की क्षमता, बात कहने का सलीका, शब्द मैत्री, ध्वनियों के आवर्त इत्यादि में रत्नाकर अपने समकालीन कवियों में उच्च पद के अधिकारी है। प्रिय के स्थूलतः दूर होने पर वह हृदय में और गहरे कैसे समा जाता है, इसका उदाहरण दर्पण के माध्यम से कैसा सटीक है। जो त्यों बसे जात दूरी दूरी प्रिय प्राण मूरी तुत दसे जात मन मुकर हमारे में किसी विशिष्ट स्थिति में पात्रों के बाह्यांतर को साक्षात कर देना रत्नाकर को खूब आता है। अर्थात जो पात्र हैं उनके बाह्यांतर को साक्षात वो कर देते हैं। एक उदाहरण देखिए, उर्जी उर्जी पदकंजन के पंजनी पी
अब ये उर्जी उर्जी 2 शब्द याद रखेंगे। अगर ये देख के पूछ लेते हैं पंक्ति किसकी है तो रत्नाकर की है, जिसमें वो पात्रों के बाह्यांतर से साक्षात हो जाते हैं। पे की पाती छाती छोहन छवे लगी, हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, कहने सबे लगी। अर्थात सब ये कहने लगी कि हमको कहाँ लिखा है, हमें कहाँ लिखा है। यह एक साक्षात सा ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल सामने ही हमारे यह जो बात है यह हो रही है। इस पर भी रत्नाकर का काव्य कुल मिलाकर अपने युग का श्रेष्ठ काव्य नहीं हो सकता। पंडित नंद दुलारे वाजपेयी ने अपने काव्य की इस कमजोरी का संकेत करते हुए ठीक ही लिखा था, जो काव्य अनिवार्य नहीं वह सारी कलात्मकता के बावजूद श्रेष्ठ नहीं हो सकता। किसका कथन है यह? नंद दुलारे वाजपेयी का। ऊपर जिन ब्रजभाषा कवियों की चर्चा की गई है उनमें से अनेक ने ब्रजभाषा में काव्य रचना त्याग कर खड़ी बोली को अपनाया है। उनमें से कई काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा करने वाले नई चेतना के कवि हुए हैं। आधुनिक बोध तो प्रधानतः गद्य के सहारे प्रकट हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, और यहाँ हम रीतिकाल का समापन करते हैं। अगली कक्षा में हम जो आधुनिक काल है उसका अध्ययन करेंगे, और आधुनिक काल के जो कवि हैं, आधुनिक काल की जो विशेषताएं हैं, आधुनिक काल में गद्य का जो विकास है, आधुनिक काल में जो मुंशी सदाशिवलाल नियाज़, इंसाला का, लल्लूलाल, सदल मिश्र आदि का अध्ययन करेंगे। और जो भारतेंदु युग का साहित्य है, वेदी युग का साहित्य है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उसके क्या क्या उसमें कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई हैं, नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, सभी गद्य विधाओं का अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।